तुतलाने को हम जैसे बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन, और हकलाने को बोलते हैं स्टैमरिंग या स्टटरिंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हकलाने का जैसे बोलता है हक हक मार के बोल रहा है बच्चा, रुक रुक के बोल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मेरे 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 रुकना भी होता है, रिपीट भी करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे मेरे पापा का नाम ना, ऐसे करके बोलता है बच्चा, ठीक है, कि रुक गया, ब्लॉक आ गई, रिपीट कर रहा है, लगातार बोला, इसको हकलाना बोलते हैं। कि बच्चा अंदर अंदर ही इंट्रोवर्ट होता जाता है, ठीक है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बच्चे को कोई फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है। जब भी आप कुछ पूछोगे ना तो यस और नो में जवाब देगा। ज़्यादातर बच्चे ना सेंटेंस बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही मैं सेंटेंस बनाऊंगा ना तो मैं रुक जाऊंगा, तो लोग मुझे समझ जाएगा कि ये हकला रहा है। धीरे 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 करके इंट्रोवर्ट होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं उसके होता है, ब्रेन में, मुंह में, कहीं नहीं दिक्कत होता है। कि जितना भी ये आर्टिकुलेटर पार्ट है, जैसे लिप्स है, टंग है, टीथ है, ये सब को जो चिक है, ये सब में जो हमारा मसल्स होता है जो हेल्प करता है बोलने में हमें, यहाँ लिप्स से लेकर के कान तक के इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, गोल 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 सर्कुलर सर्कुलर एक्सरसाइज किए आगे तक, फिर क्लॉकवाइज पीछे, एंटी क्लॉक क्लॉक करके 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। आप आराम आराम से क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। शीशे के आगे बिठा के गोद में ले लें या टेबल पे बिठा लें। जैसे शीशे में, तो शीशे में मम्मी भी दिख रही है, बच्चा भी दिख रहा है, मम्मी भी दिख रहे हैं, पापा भी दिख रहा है, तो कॉपी करता है। तो यहाँ पे करने का क्या है कि जैसे टंग मूवमेंट करना है, जिधर भी लेफ्ट राइट अप डाउन, जैसे करो आप लेफ्ट राइट अप डाउन, ऊपर नीचे, अलग अलग टंग मूवमेंट करना है। इससे टंग का स्ट्रेंथिंग बढ़ेगा। टक टक की आवाज़ निकालना है, जैसे चम्मच के आगे वाला पार्ट को आप आगे रख लें इस तरह से, और बच्चे को इस तरह से करके आप कर सकते हो। टंग मूवमेंट हल्का सा प्रेस करें इधर से उधर, बहुत हल्का सा, तो बच्चा खुद उसके रिफ्लेक्स जनरेट होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बच्चों से संबंधित बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारे वीडियोस आप सेहतनामा में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपका बच्चा भी तुतलाता है या हकलाता है, तो वो आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, या कब आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। सो हमारे साथ होप सेंटर फॉर स्पीच थेरेपी एंड ऑटिज़म लुधियाना सेंटर से राजीव रंजन जी हैं। 15 सालों से भी ज़्यादा का उनको अनुभव है स्पीच थेरेपी में, स्पीच थेरेपिस्ट है। उनसे बात करेंगे तुतलाना और हकलाना होता क्यों है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। वेलकम सर। सो स्पीच थेरेपी पे हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाए हैं और उनमें से बहुत सारे वीडियोस पॉपुलर भी हैं। स्पीच थेरेपी आप घर पर, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, छोटे बच्चे 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल के और बोल नहीं रहे, तो घर पर आप कैसे स्पीच थेरेपी दें। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, और राजीव रंजन जी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वो देख सकते हैं। सो आज आप बताने जा रहे हैं कि बच्चे तुतलाते क्यों हैं और हकलाते क्यों हैं। सो दोनों में डिफरेंस ऑफ कोर्स है। मैम दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं। तुतलाने को हम जैसे बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन, ठीक है, और हकलाने को बोलते हैं स्टैमरिंग या स्टटरिंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं बेसिक बता देता हूँ कि मिस आर्टिकुलेशन का मतलब होता है, मिस मतलब गायब हो जाना, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो ये पार्ट है, आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं इसको, लिप्स को, टंग को, टिथ को, सॉफ्ट पैलेट है, ये सब जितने भी पार्ट इसमें जो इंक्लूड होते हैं, जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटर्स, ठीक है। तो मतलब आर्टिकुलेटर मिस हो जाना, इसको तुतलाना बोलते हैं। जिसमें बच्चे का ना जैसे क्लियर नहीं बोलना, सिंपल लैंग्वेज में ये समझे, जैसे राजा को लाजा बोल रहा है, जैसे बोलता है बहुत बच्चे ने, मेरे पापा का नाम ना लाजा है, लाजा, तो ये तुतलाने के कैटेगरी में आता है। कौआ को तौआ बोल रहा है, खरगोश को खरगोश बोल रहा है, दमला बोल रहा है। इस तरह से जो बच्चे बोल रहे हैं ना, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, इनको हम बोलते हैं तुतलाने के कैटेगरी में, ठीक है। कि ये तुतलाना हो गया। ये होता है इसलिए मैम कि ये कोई दो तरह के इसमें प्रॉब्लम आती है। एक होता है ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, एक होता है परसेप्चुअल प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि अगर इस आर्टिकुलेटर में कहीं भी कुछ दिक्कत है, कि जैसे किसी बच्चे का लिप्स कटा रहता है, देखे होंगे जन्मजात ही, किसी बच्चे का टंग सटा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं तंदुआ है, हाँ, टंग टाई है, तंदुआ है हिंदी में बोलते हैं। जैसे कितने बच्चे का कुछ भी दांत ऊपर नीचे है, तो उसके वजह से जो आवाज़ निकलती है वो प्रॉब्लम है, तो उसको सर्जिकल या कुछ मेडिसिन से या एक्सरसाइज से सही किया जा सकता है कुछ पार्ट को। लेकिन कुछ बच्चे, इसमें 10% से 15% बच्चे ही होते हैं। 90% जो बच्चे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी वो तुतलाते हैं।
तो उसका रीज़न नहीं पता चलता है लोगों को। उसका रीज़न ये है कि हर बच्चा लाइफ में, कोई भी, आप भी बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, सभी जो भी देख रहे हैं सब बच्चे थे एक टाइम में, 1 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, उस एज में हर बच्चा तुतलाता है, हर बच्चा तुतलाता है। तो उस समय हम इंजॉय करते हैं कि जैसे बच्चा बोल रहा है तौआ खा गया, दमला गिर गया, तो हम भी बोलते हैं पीछे पीछे। तो वो एक एज होता है, वहाँ पे बोलता है बच्चा, लेकिन उस एज से फिर बाहर निकल जाती है अपने आप। वो एक क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट का पीरियड है। अब उसी में क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उस डेवलपमेंट पीरियड से नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट का सवाल होता है क्यों नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे होता है ना कि हर बंदे का हाइट 6 फीट नहीं हो सकता है, ठीक है। 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, सेम वैसे ही होता है। ज़्यादातर बच्चे तुतलाते हैं, तुतलाने का, निकलने का जो प्रोसेस होता है नहीं निकल पाते हैं, वो आदत सी पड़ी रह गई। तो 7 साल के भी हो गए, 6 साल के हो गए, बच्चा को वो एक हैबिट बन गया, ठीक है। वो बस यही प्रॉब्लम है कि ये कारण हो जाती है और धीरे 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 ये कम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। ठीक है। एक ये कारण है कि एक ऑर्गेनिक कारण जो कहीं कटा फटा, उसके कारण। दूसरा है कि वो रुक गया वहीं पे। लेकिन हम पेरेंट्स को ये लगता है बाद में कि चलो थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा, अभी तो ये अभी छोटा है और इसी वर्ड पे बोल रहा है। तो ये एक वजह है मेन, ठीक है, तुतलाने का। हकलाने का जो है, जैसे बोला, वो हकलाना अलग चीज़ है। हकलाने का ये होता है, हकलाना नहीं किसी को आता है। हकलाना का रीजन ये होता है, हकलाने का जैसे बोलता है हक हक मार के बोल रहा है बच्चा, रुक रुक के बोल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहिए मेरे 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 मेरे, रुकना भी होता है, रिपीट भी करता है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे मेरे पापा का नाम न, ऐसे करके बोलता है बच्चा, ठीक है, कि रुक गया, ब्लॉक आ गई, रिपीट कर रहा है, लगातार बोला, इसको हकलाना बोलते हैं। इसका रीजन ये होता है मैम, इसका कोई एक दो रीजन इसमें भी होता है। एक न्यूरोजेनिक होता है कि कहीं चोट लग गया बच्चे को, ठीक है, गिर गया है, तो अंदरूनी चोट लग गया, उसके कारण भी बच्चा हकलाता है। ऐसे भी केस कम होते हैं, 5 से 10%, ठीक है। तो इसका तो इलाज होता है कि मेडिसिन या सर्जरी से कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चा होता है कि रीजन जो होता है कि किसी को देख लिया, ठीक है, बोलते हुए टीवी में, मोबाइल में, ये भी एक फैक्टर है कि देख लिया हकलाते बोलते हुए, तो वहाँ से कॉपी कर लिया बच्चा। स्कूल में किसी को देख लिया, ठीक है, ये भी रीजन होता है। कहीं पे किसी को कॉपी कर लेता है कहीं पे। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर किसी चीज़ में ना वो उसको स्ट्रेस आ गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, जैसे 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, एग्जाम के वजह से पेरेंट्स गुस्सा किए हैं, किसी कोई इंसिडेंस हो गया उनके घर में, आप मतलब मिसहैपनिंग हो गया, या कुछ ऐसा चीज़ देख लिए, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, बच्चा बस में जा रहा है स्कूल में, रोड पे किसी को देख लिया, मतलब कुछ ऐसा मिसहैपनिंग देख लिया ना कि उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ गया। वो चीज़ का हम किसी टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो एक इंसिडेंस देखा और वो अंदर अंदर जो सोचते रह गया, स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गया, डिप्रेशन आ गया, उसके कारण भी स्टैमरिंग हो जाता है बच्चे को, ठीक है। एक बार हो गया तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि क्यों हुआ, ठीक है। ये रीजन मेन ये भी है कि उनको एक उसके वजह से हो गया कि स्ट्रेस के वजह से, एंजाइटी के वजह से, और चुपचाप रहने लगा, तो इंट्रोवर्ट हो जाता है। वो भी एक स्टैमरिंग का कारण है। तो ये अलग अलग कारण होते हैं कि अब बच्चा हकलाता है। कब पेरेंट्स को दखल अंदाजी की ज़रूरत है कि बच्चा हकला रहा है तो अब अटेंशन देना है और इसको ठीक हकलाना ठीक हो जाता है? हाँ जी मैम, अगर आप सही टाइम पे, सही जगह पे और सही डायरेक्शन में करें तो। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट का ये होता है चलो छोटा है, अपने आप अभी ठीक तो हो हाँ जाएगा। 4 साल का है तो क्या हो गया, हकला रहा है तो कोई बात नहीं, 5 साल का हो गया तो भी। या कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा है 15 साल का, तो बच्चा पढ़ रहा है 9th में, 10th में, तो ऑब्वियस बात है पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। बोलने का तो बोल ही रहा है, वो सेंटेंस में बातें कर रहा है, सब डेली एक्टिविटी कर रहा है, सब कर रहा है, तो उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा, तो हकला रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा हकला रहा है, तो वो ज़्यादा उस पर फोकस ना करते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं उनमें, ठीक है, कि चलो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं, तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स। पर हकलाना ठीक हो सकता ठीक है हो अगर सकता है, सही वक्त पर इंटरवीन किया जाए। हाँ, सही वक्त पे किया जाए और सही डायरेक्शन में किया जाए, सही लोगों से किया जाए। तो 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे पेरेंट्स को ये होता है कि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बच्चे को नहीं आप करवाते हो, ठीक है, करवाना क्या है, कुछ घर में भी मैं टेक्निक बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। और जो एक प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, जो आपके मतलब सराउंडिंग में हैं। या तो आप सबसे पहले घर में भी मैं बता दूं, तो सबसे पहले पेरेंट को ये जानना चाहिए कि मेरा बच्चा हकला रहा है, तो इसमें अगर नहीं करते हैं, दोनों चीज़ें नहीं करते हैं, न बच्चे का इंटरवेंशन कराने के लिए करते हैं और न
किसी थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए सोचते हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे सराउंडिंग में है ही नहीं स्पीच थेरेपिस्ट। पहली बात तो मैन पावर की कमी है ही नहीं स्पीच थेरेपिस्ट ज़्यादातर, अपने बहुत कम है। तो और जो हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट का नहीं वर्क करते हैं, वो अलग ड्यूअल डिग्री में रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादातर आपको मिलते नहीं है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है आपके पास टाइम नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है जी, सुबह से शाम तक ट्यूशन जा रहा है, इधर पूरा रूटीन बिजी है, तो नहीं होता। अगर नहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है ना कि बच्चा अंदर अंदर ही इंट्रोवर्ट होता जाता है। ठीक है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बच्चे को कोई फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है, और वो बच्चा ना किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, चुपचाप हाँ, सोशल भी इतना नहीं रह पाता नहीं हो क्योंकि उसको पाता है। लगता है कि मैं बोलूंगा, हकलाऊंगा तो लोग हंसेंगे। हाँ, उनका ये होता है ना कि लोग बुलिंग करने लगते हैं क्लास में कि अच्छा ये तो हकलाने वाला, तुतलाने वाला है। तो वो धीरे 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 करके ना इंट्रोवर्ट हो जाता है और कम बोलता है, बहुत कम। जब भी आप कुछ पूछोगे ना तो यस और नो में जवाब देगा। ज़्यादातर बच्चे ना सेंटेंस बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही मैं सेंटेंस बनाऊंगा ना तो मैं रुक जाऊंगा, तो लोग मुझे समझ जाएगा कि ये हकला रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो चुप हो जाता है, धीरे 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 करके इंट्रोवर्ट होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं उसके होता है, ब्रेन में, मुंह में, कहीं नहीं दिक्कत होता है, बस उनको अंदर अंदर स्ट्रेस रहता है, तो वो ज़्यादा खुल के नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ का इफेक्ट ये होता है ना कि आगे चल के उनके सोशल में, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, जॉब में, किसी चीज़ में, बिजनेस में, वो धीरे धीरे अपने जो एक पोटेंशियल है ना बच्चे में, अगर सपोज दैट उनका पोटेंशियल है 100% करने का, तो वहाँ पे वो 80% कर पाएंगे, क्योंकि उनमें इंट्रोवर्ट आ गया, तो वो डरेंगे समाज के सामने आने में कि मैं हकला जाऊँगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे में प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है, बोलने से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सेकेंडरी बिहेवियर। ठीक है, सेकेंडरी बिहेवियर पेरेंट्स को पता होता है कि जैसे आई टू आई फोकस करके बात नहीं कर पाता है बच्चा, जब भी बात, कॉन्फिडेंस क्योंकि हाँ नहीं है। कॉन्फिडेंस कम है, तो आई टू आई फोकस नहीं करेगा, पैर हाथ हिलाता रहेगा हमेशा, ऐसे ऐसे कभी मूवमेंट करता रहेगा, कभी आंख को बंद करेगा, कभी ऊपर करेगा, कभी कुछ भी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, नर्वसनेस के कारण ना बॉडी मूवमेंट करते रहता है बच्चा। ठीक है, तो वो बच्चे को पता होता है, जो भी एज हो, कोई 15 साल के भी हैं, कोई 30 साल के भी हैं, कोई 20 साल के, मतलब हर एक एज में ही होता है कि कभी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे में ही होता है। ठीक है, 5 साल के भी एज में होता है, 10 साल के भी एज में होता है, 15 साल के भी एज में होता है, और हर एज में उनके पास टाइम नहीं है। अगर छोटा है तो स्कूल जा रहा है, बड़ा हो गया तो 10th 12th में, उससे बड़ा हो गया तो अपना प्रोफेशनल डिग्री करने में लगा हुआ, उससे बड़ा हो गया तो फिर बिजनेस जॉब में नहीं टाइम मिल पाता है उनको करने की। सो अब आप ऐसी कुछ टेक्निक्स बताने जा रहे हैं जो कि घर बैठे जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे का हकलाना काफ़ी हद तक सही ठीक कर सकते हैं। तो आप क्या ये डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से बताएंगे? हाँ, अलग अलग एज का जैसे होता है। मेन एक तो मैं बेसिक बता दूंगा मैम, सेम चीज कि हर एक बच्चे को ये करना चाहिए, जिसमें से कि आप चाहे वो बड़े हों या छोटे एडल्ट भी हों, कर सकते हैं? एडल्ट भी। इवन हमारे पास 40+ के भी लोग आते हैं कि मैं अभी हकला रहा हूँ, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे भी ठीक करो, मुझे भी ठीक करना है। तो ऐसा नहीं है कि उनका एज हो गया है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मोस्टली जो अगर ये करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप में बता दूंगा, 3-4 स्टेप है, जो घर में करेंगे तो एटलीस्ट आपका 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हकलाने का। हकलाने की प्रॉब्लम 100% भी ठीक हो जाती है? 100% ठीक होने का नहीं मैम, 100% नहीं, लेकिन 98% हो जाएगा। डिपेंड्स करता है वही एज को, कितने दिनों से है। अब हकलाना जो बोलने वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है 100%, लेकिन उनका जो सेकेंडरी बिहेवियर है वो नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह से माइंड के अंदर चला गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया कि जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी आ गया, बोलने के कारण स्ट्रेस एंजाइटी आया। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस एंजाइटी के कारण बोलना आ गया, तो उल्टा है। अगर हम बोलना निकाल दिए सही हो गया, लेकिन वो जो एक 15 साल से बच्चे को चला आ रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी, दिमाग में टेंशन है कि मैं बोलूंगा, उसको निकालने में टाइम लगता है। इसलिए अपनी, मुझे लगता है कि एक कोशिश करके जब बच्चे बड़े होते हैं, अवेयर होते हैं, तो अपने में कॉन्फिडेंस लाके वो धीरे धीरे वो भी ठीक कर सकते हैं। अब जैसे थेरेपिस्ट का रोल यहाँ पे होता है मैम 70-30, 70% रोल खुद बच्चे का होता है, जो बच्चा विलिंग करेगा कि हमें ठीक होना। ज्यादातर बच्चे विलिंग करते हैं कि ठीक होता है। जो अब इंस्ट्रक्शन आता है वो आता है टाइम को लेकर, दूरी को लेकर, थेरेपिस्ट नहीं मिलने के कारण, कंसिस्टेंसी आप लगातार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप, जो मैं बताऊंगा टेक्निक अभी अलग अलग एज ग्रुप का और एक कॉमन, अगर वो आप करोगे तो 40 to 60% आप ठीक हो जाओगे। सो अब आप डेमो देंगे? हाँ जी मैम, हाँ जी। राइट। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन राजीव रंजन जी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं स्पीच थेरेपी को लेकर, वर्चुअल ऑटिज्म को लेकर, या फिर ये जो तुतलाने और हकलाने की प्रॉब्लम है उससे संबंधित अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों तरीके से सलाह ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, नंबर्स भी दिए हुए हैं। जैसे आप पेरेंट्स हो, एज ए पेरेंट्स मैं बता रहा हूँ कि मैं पेरेंट्स हूँ, आप कैसे घर में करोगे जिससे कि हमारे बच्चे को ना हकलाना और तुतलाना एक हद तक ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले पेरेंट को ये होना चाहिए कि जैसे बच्चा को बिठा दिए आप, ठीक है, बैठ रहा है, तो उसके बाद सबसे पहले हमें ना मसल स्ट्रेंथ में वर्क करना है कि जैसे बच्चे को बोलने में दिक्कत क्यों आती है, क्लियर नहीं बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो उसमें बच्चे का ना ये मसल्स है ना वो स्ट्रांग नहीं होता है, इस वजह से भी बच्चा क्लियर नहीं बोल रहा है और तुतलाक रहा है। सबसे पहले मसल्स को स्ट्रांग करना है। मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए सिंपल है कि जितना भी ये आर्टिकुलेटर पार्ट है, जैसे लिप्स है, टंग है, टीथ है, ये सब को जो चिक है, ये सब में जो हमारा मसल्स होता है जो हेल्प करता है बोलने में हमें, ठीक है, तो इसमें जो भी हमें एक कमजोरी है या कह सकते हैं स्ट्रेंथिंग कम है, उसको हमें मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो बेसिक एक्सरसाइज है, जिसमें हम सबसे पहले बच्चे के पीछे ऐसे बिठा दे सकते हैं, लिटा भी दे सकते हैं। छोटा बच्चा अगर है 1 साल से 5 साल के बीच में बैठ नहीं पा रहा है तो गोद में भी या सोफे पे या बेड पे लिटा के या बिठा के इस तरह से करके सिंपल ये वाला एक्सरसाइज ऐसे करके आप पोर्शन को करके आगे की ओर 10 बार क्लॉक 10 बार एंटी क्लॉक इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ लिप्स से लेकर के कान तक के इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, गोल 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 सर्कुलर एक्सरसाइज किए आगे तक, फिर क्लॉकवाइज पीछे एंटी क्लॉक क्लॉक करके 10 बार क्लॉक 10 बार एंटी क्लॉक या उल्टा और सीधा जो भी कर सकते हो आप, ये करके करना है। दूसरा करना है लिप्स को हमें प्रेस करना है, अपर लिप्स को 10 बार, लोअर लिप्स को 10 बार, फिर आपको करना है नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, इस तरह से पार्ट को, चिक को, लिप्स को, चिन वाले पार्ट को, और तीसरा करना है कि आप गले को इस तरह से पकड़ें, ऐसे जैसे पकड़ते हैं तो इस तरह से पकड़ के आप आराम आराम से क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और इसे कितनी बार करना है दिन में? ये करना है एटलीस्ट आपको हर 3-3 घंटे पे, 2-2 घंटे के ड्यूरेशन पे 4 या 5 बार करना है पूरे ड्यूरेशन में। बच्चे की डिपेंड है, अगर छोटा बच्चा है तो आप 4-5 बार करें, बड़े हो तो जितना टाइम आपको मिलता है घंटे घंटे भी कर सकते हैं, जिनको जितना प्रॉब्लम है। अगर मान लो मसल्स में बहुत वीकनेस है, खाने पीने में भी दिक्कत आ रही है, बच्चे को ड्रूलिंग हो रहा है, ये सब भी दिक्कत आ रही है, तो ये कर सकते हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको इसका इफेक्ट मंथ में दिख जाएगा। अगर बच्चे को ड्रूलिंग हो रहा है, च्यूइंग में दिक्कत है, खाने में दिक्कत आ रही है, चबा नहीं रहा है, इस कारण मसल स्ट्रेंथिंग इससे मजबूत होगा, ये आप कर सकते हो। और 2-2 मिनट 3-3 मिनट कर सकते हैं, और पूरे दिन में 4 या 5 बार। बड़े बच्चे हैं तो 6-7 बार, ठीक है, एक ये करना है। दूसरा करना है कि आप इसमें अलग अलग करके जैसे टंग का मूवमेंट करें, ठीक है, टंग का मूवमेंट मैं आगे मिरर में भी बताऊंगा। दूसरा करना है कि एक सिंगिंग पैटर्न में आपको आवाज़ निकालना है, जैसे हमिंग करते हैं, हमिंग करो जैसे जैसे भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है वैसे कह सकते हैं मैम, उस तरह से भी, लेकिन इसको हम लोग हमिंग बोलते हैं, जिसे गाने की तरह होता है ना। इसमें एक चीज़ ये भी देखना हो कि जितना लंबा बच्चा कर रहा है तो उतना जल्दी ठीक होने का चांस है। जैसे कितने बच्चे करते हैं, जैसे इन्होंने किया बंद हो गया, तो उनका वो जो कैपेसिटी है ना एक बोलने का, इसलिए हकलाना, जैसे हकलाने में बच्चे क्या करते हैं, मेरा मेरा मेरा, पापा का नाम, ये जो ब्लॉकेज आती है ना, वो आप एक हमिंग करोगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि कितने बच्चे क्या करते हैं, खत्म, खत्म, नहीं बोल पाते हैं। उनको लंबा, जितना लंबा प्रैक्टिस करवाओगे, जैसे हुआ होता है, जैसे जैसे आप बोलो करो, अगर बच्चा आपका 30 से 40 सेकंड कर रहा है तो बच्चे को ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम आएगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। जितना ये सेकंड के हिसाब से भी आप देख सकते हो, 30-40 सेकंड तक एक बच्चे का होना चाहिए, 8 से 10 साल वाले बच्चे को। अगर छोटा बच्चा है तो 20 सेकंड, अगर उससे कम कर रहा है तो समझ लो कि प्रॉब्लम है, इसे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। कितनी बार इसे दिन में कर सकते हैं? ये भी मैम उसी तरह से है, 2-2 घंटे के बाद आप कर सकते हो, कि मतलब दिन में जब भी टाइम लगे आप कर सकते हो इसके लिए। दूसरी चीज ये हमिंग वाला हुआ। दूसरा हुआ एक लंबा लंबा एक सांस खींच के, जैसे हमिंग बोलते हैं, मुंह खोल के ऐसे एक पैटर्न में ये भी सेम कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथिंग के लिए। जो हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर जो रुक रुक के बच्चा बोल रहा है ना, वहाँ पे ये इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। इसमें ये 2 प्रोसेस करें, पहला मसल स्ट्रेंथिंग का, दूसरा हमिंग, तीसरा है कि एक लंबा सिंगिंग पैटर्न में बोल सकते हैं,
तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं आप घर में कि कोई भी टॉपिक पे अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे ऐसे ही आपको बोलना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे जैसे मैंने कुछ पूछा आप उसमें 10 सेंटेंस बोलो कि मेरा नाम ये है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं लुधियाना में काम करती हूँ और मैं पटियाला में रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी का नाम बलजीत कौर है और मेरे पापा का नाम लक्ष्मण सिंह है। इसमें होता क्या है, जैसे बच्चा बोल रहा है, जैसे मैम तो हैं, ये खुद थेरेपिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे बोलते हैं मेरा, मेरे, मेरे पापा का, पापा का नाम, इस तरह से बच्चे करते हैं, जो मैं बच्चे को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह से बच्चे बोलते हैं। इसमें ये होना चाहिए, हमें करना है बच्चे को सिंगिंग पैटर्न में पहले सिखाएं शुरू में, मेरे पापा का नाम बलजीत सिंह है, इस तरह से ना एक रिदमिक पैटर्न में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत इंप्रूव होगा बच्चे को। ऐसा नहीं कि ये हमेशा बोलना है, कुछ भी इनिशियल स्टेज में बता रहा हूँ कि शुरू में अगर बच्चे को हकलाने का है प्रॉब्लम, किसी भी एज का है, तो आप एक ना रिदमिक पैटर्न में उनको सिखाएं, मेरे पापा का नाम बलजीत सिंह है, मैं पटियाला की रहने वाली हूँ, इस तरह से सिंगिंग पैटर्न में आप सिखाएं पहले बच्चे को। 3-4 चीज़ें करें। दूसरी है कि ज़्यादातर जो बच्चे में प्रॉब्लम आती है या बड़ों में आती है वो होती है सेकेंडरी बिहेवियर। सेकेंडरी बिहेवियर के लिए हम, जैसे सेकेंडरी बिहेवियर में है बहुत सारे चीज़ें हैं कि बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ के लिए मैं दूसरा बताऊंगा, एक मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी एक कॉन्सेप्ट होता है। मिरर थेरेपी में क्या करेंगे कि घर में जैसे कोई भी होता है, ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ मिरर, या ज़्यादातर कोशिश करें बड़ा मिरर रखने का, ठीक है, कि 4 फीट 3 फीट का हो, 5 फीट का हो, ताकि मिरर दीवार में भी लगा सकते हो या कहीं पे लगा हुआ है तो वहाँ पे बच्चे को सामने बिठा दें। ऐसा क्यों? मिरर थेरेपी से ये है कि बच्चे लोगों को ये होता है ना कि जो दिखेगा बच्चा वही करता है, जो दिखेगा वही करेगा। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट का ये भी कमेंट आया था कि हमें ना बच्चा ने जी टंग मूवमेंट आपने तो बता दिया, लेकिन टंग मूवमेंट बच्चा कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो करेगा कैसे? तो जैसे ही छोटा बच्चा भी 3 साल का 4 साल का वो नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही मिरर में बिठाएंगे ना तो बच्चे क्या होते हैं ना कि वो देखते हैं कि अच्छा मम्मी ए कर रही है, ए कर रही है तो मैं भी करूं, तो उनको हाँ शीशे के आगे बिठा के गोद में ले लें या टेबल पे बिठा लें। जैसे शीशे में, तो शीशे में मम्मी भी दिख रही है, बच्चा भी दिख रहा है, मम्मी भी दिख रहे हैं, पापा भी दिख रहा है, तो कॉपी करता है। तो यहाँ पे करने का क्या है कि जैसे टंग मूवमेंट करना है, जिधर भी लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे करो आप, लेफ्ट राइट अप डाउन ऊपर नीचे अलग अलग टंग मूवमेंट करना है, इससे टंग का स्ट्रेंथिंग बढ़ेगा। टक टक की आवाज़ निकालना है, जैसे इस तरह से ना टंग मूवमेंट तो बच्चा नहीं कर पाता है, कितने छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद करो। अगर आप खुद करोगे तो उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चा धीरे 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 करके अडेप्ट हो जाएगा करने के लिए। अगर आप 5 मिनट करते हो बैठ के, तो बच्चा 5 मिनट में अगर आपने 50 बार आवाज़ किया, अलग अलग टंग मूवमेंट किया, तो उसमें 2 बार 4 बार करेगा, धीरे 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 बच्चा करने लगेगा, छोटे बच्चे के लिए। बड़ों बच्चों के लिए ये है कि वो तो खुद करते हैं, तो उनका मसल स्ट्रेंथिंग के लिए अगर नहीं कर रहे हैं या छोटे बच्चे भी हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से चम्मच भी होता है घर में, चम्मच के आगे वाला पार्ट को आप आगे रख लें इस तरह से, और बच्चे को इस तरह से करके आप कर सकते हो। टंग मूवमेंट हल्का सा प्रेस करें इधर से उधर, बहुत हल्का सा, तो बच्चा खुद उसके रिफ्लेक्स जनरेट होता है। जैसे ही आपने चम्मच डाला तो उनका रिफ्लेक्स होगा स्पून से, तो बच्चा कभी टंग आगे करेगा, कभी पीछे करेगा, कभी इधर करेगा, तो इससे धीरे 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 करके इनका स्ट्रेंथिंग आने लगता है टंग में। ये आपको करना है 10 बार लेफ्ट 10 बार राइट, इस तरह से करें आप, 2 मिनट 1 मिनट करें, लेकिन करना है दिन में 4-5 बार, ठीक है। इससे टंग का स्ट्रेंथिंग आने लगेगा बच्चे को, टंग मूवमेंट का। दूसरा होता है कि ये आपको कहीं भी इस तरह का जो होता है वो मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आपको, तो आप इससे, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो इसमें नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे 7 साल से 15 साल के हैं या उससे भी ऊपर हैं, उनका स्ट्रेंथिंग करने के लिए इसमें यह है कि जिस तरह से इनको इस तरह से करो, जोर से और जोर से, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कराना है, जो कि कभी ये बबल ऊपर जाएगा, कभी ये बबल ऊपर जाएगा। तो बच्चे जो हकलाते हैं ना, उनमें क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके ना कैपेसिटी कम जाता है, तो ये करने से ना उनका हका लंग्स का भी, यहाँ पे लैरिंग्स का भी, सब में स्ट्रेंथिंग आएगा, जिससे कि हम आवाज़ जनरेट करते हैं। जैसे बच्चा होता है ना रुक जाता है बोलते बोलते, जैसे पापा का नाम, इस तरह से रुकता है ना ब्लॉकेज के लिए, तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा, 20 से 25%। जो आपके
मसल स्ट्रेंथिंग के वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि लूज है जी, नहीं कर पाता है, उसके लिए मैंने बताया ये चीज़ कि ये कर सकते हैं स्ट्रेंथिंग के लिए। दूसरा है कि आपको मिरर थेरेपी में ये होगा कि बच्चे का सेकेंडरी बिहेवियर क्या होता है। जो हकलाने वाले बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर सेकेंडरी बिहेवियर होता है कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो मैंने पहले बताया, हाथ का मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, जैसे इस तरह से कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी इधर दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे, पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे, जूता पहने हुए हैं, शूज पहने हैं तो अंगूठे ऐसे ऐसे करेंगे अंदर थंब को। हर तरह से उनका मूवमेंट आता है जो उनको खुद पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इसी के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगती है बच्चे को कि स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गया। तो उसके लिए आप मिरर थेरेपी का क्या यूज करोगे कि कोई भी चीज़ आप बिना पढ़े, बुक नहीं पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, गाना नहीं गाना है। ज़्यादातर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल ये भी बताएंगे कि आप गाना गाओ जी, बुक को खूब रीड करो, आपको ना स्टैमरिंग खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि बुक में क्या फिक्स पैटर्न है, गाने में क्या है फिक्स पैटर्न है। जो लिखा हुआ है उसके बाद वही लिखा हुआ है। गाने में भी है कि जो लिखा हुआ है उसके बाद वही चीज़, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ब्रेन जो हमारा होता है एक बार अडेप्ट कर लेता है तो उस चीज़ को ना, इसलिए देखोगे कि आप स्टैमरिंग के बच्चे, जो हकलाने वाले बच्चे हैं ना, वो गाने में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। गाना बहुत अच्छे से गाएंगे, पोएम बहुत अच्छे से गाएंगे, राइम्स बहुत अच्छे से करेंगे। तो पेरेंट्स का ये भी होता है ना कि गाना तो बहुत अच्छे से गा देता है, राइम्स बहुत अच्छे से गा रहा है। जो फिक्स है ना, जैसे कुछ बोलना है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ए ओ करके जो भी बोलता है, फिक्स बोलता है, रटा हुआ चीज़। लेकिन जब खुद से जनरेट करना होता है बच्चे को, क्योंकि हमारे ब्रेन में कोड डिकोड बनता है शब्द का, कोई भी लैंग्वेज जो होता है ना हमारा, उससे कोड डिकोड बनता है, वहां पे बच्चा रुक जाता है, अटक जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको मिरर में बैठ के खुद ही किसी टॉपिक पे कम से कम 10 लाइन 15 लाइन बोलना है। क्या बोलना है? कुछ भी रेंडमली कुछ भी बोलना है। आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, अगर 6-7 के बच्चे हैं तो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैंने अभी जैसे इन्होंने बोला, तो बोलते समय आप बोलो कुछ भी, इंट्रोडक्शन वही। मेरा नाम जसप्रीत कौर है, मैं पटियाला में रहने वाली हूँ। हाँ, जिस तरह से बच्चा बोल रहा है ना, ये भी एक तरह का कुछ भी, जैसे क्रिकेट पे बोलो, लुधियाना पे बोलो। लुधियाना पे बोलो क्या है? लुधियाना शहर अच्छा है। लुधियाना में काम करती हूँ, ये शहर बहुत ही अच्छा है। हाँ ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। जब बच्चे जब बोलते हैं ना मैम, जब बोलते हैं तो पेरेंट्स नहीं पता चलता, बच्चे ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, कभी मूव करते हैं, कभी आंख को, आईब्रो को ऊपर करेंगे, कभी नीचे करेंगे। ये जो सेकेंडरी बिहेवियर है ना, इससे कैसे ठीक होगा? बच्चे को मिरर के सामने आपने बिठाया, बच्चा खुद को पता नहीं है उसको कि मेरा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, आईब्रो ऊपर नीचे जा रहा है, मसल्स हम खींच रहे हैं, ठीक है, रुक रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ होगा कि उनको दिखाई देगा, तो इस पे हमें कंट्रोल करना है और ये धीरे धीरे जाएगा। जैसे बच्चा हिल रहा है, मिरर में दिखा, तो हम पे इसे कंट्रोल करना नहीं। अगर कंट्रोल कर रहा है, छोटा बच्चा है, तो उनको टच करना है, बोलना नहीं है। बोल बेटा तुमने हिलो नहीं, डुलो नहीं, ये नहीं करो, मुझे आई कांटेक्ट करो। इससे बच्चे का और साइकोलॉजिकल बिहेवियर बढ़ेगा, वो और स्ट्रेस में आएगा। बेटर है कि आपको बोलना नहीं है, चुपचाप उनका टच कर देना है, या आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो एक बार टच कर दें, और बार बार मिरर में उस चीज़ को प्रैक्टिस करवाएं कि कोई भी टॉपिक पे बिना रटा हुआ चीज़ नहीं, कोई भी टॉपिक पे, अगर कोई क्लास में पढ़ रहा है बच्चा 6-7 में, वो पढ़ लिया और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने वक्त 2 बातों का ध्यान रखें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें और हाथ पैर मूव ना करें। ये 2 चीज़ करोगे आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन ये करना है आपको पूरे 24 आवर में, कम से कम तो 10 मिनट करना है। बच्चे के, अगर 5 से 10 साल का बच्चा है, 5 to 10 ईयर्स का बच्चा है, उसे करना है 5 मिनट 4-5 बार। 10 साल से 15 साल के बच्चे हैं तो 10 मिनट, उससे बड़ा है तो 15 मिनट। इस तरह से आप एज के हिसाब से इस चीज़ का प्रैक्टिस करें 4 या 5 बार, आपको चेंज दिखेगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में नहीं चेंज आ रहा है या बहुत कम चेंज, ये दोनों प्रैक्टिस करोगे, मसल स्ट्रेंथिंग का और मिरर थेरेपी का कॉन्सेप्ट अपना के, तो हकलाना करीब करीब आपको 50 to 70% इंप्रूव हो जाएगा। जो हैमिंग वाला एक्सरसाइज बताया, राइम्स वाला, सिंगिंग वाला एक्सरसाइज बताया, ये सब करोगे तो 60 to 70% इंप्रूव हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना है अलग से कि हमें बच्चे में नहीं चेंज आ रहा है जी, या चेंज आने के लिए और क्या कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में हम आपको बता सकते हैं, और इसका असेसमेंट का कोई इसका चार्ज नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हो।